आज हम 2D ज्योमेट्री का एमसीक्यू करेंगे। आज बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल मैं चुन के लाया हूँ और जैसा कि मुझे लगा कि हाँ भाई, इस टाइप के सवाल जो है वो इनके आने के चांसेस है, या ऐसे सवाल जिनसे हमारा लगभग लगभग सारे जो छुपे हुए कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, कोई ऐसा डाउट ना रह जाए। इस टाइप के सवाल जो है वो मैं सिलेक्ट करके लेके आया हूँ। इन सवालों को करेंगे तो वो थ्योरी सारी जो पढ़ी हुई है वो साथ इसके साथ अटैच हो जाएगी, और कुछ बच भी गया है तो वो इनके साथ कवर हो जाएगा। ठीक है, करें स्टार्ट। आ जाओ, महादेव का नाम लेके करें शुरू। पहला सवाल ये रहा, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए और ध्यान से करिए। किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु अगर ये हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा यदि त्रिभुज की तो यहाँ पे जो लोग कर सकते हैं वो खुद से ट्राई करो, जो नहीं कर सकते वो मेरे साथ आ जाओ। जो कर सकते हैं वो खुद से ट्राई करो। इस सवाल का खास बात पता है क्या? इस सवाल की खास बात है, इस सवाल में ये त्रिभुज के शीर्ष नहीं है, त्रिभुज के शीर्षों के मध्य बिंदु है। ठीक है ना, याद इंपॉर्टेंट। ये त्रिभुज के शीर्ष नहीं है, बल्कि त्रिभुज के जो शीर्ष है उनके दो शीर्षों के मध्य बिंदु, मतलब भुजाओं के मध्य बिंदु है। तो ये ध्यान रखने वाली जो मेन लाइन है वो ये है, ये भुजाओं के मध्य बिंदु है। ए बी सी। तो हमें जो दिया हुआ है वो इस ये मध्य बिंदु ये दिए हुए हैं। ए बी का मध्य बिंदु, पहला बिंदु जो दिया हुआ है -1 +1, ये इसका मध्य बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु ई जो 1 - 1 है, ये एफ, अब अगर हम इनको मिला दें तो हमें एक त्रिभुज प्राप्त होगा। और हमारी एक परमेय है जो कहती है, हमारी एक परमेय है जो कहते हैं कि मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज प्राप्त होता है उसका क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल का चौथाई होता है, चौथाई होता है। तो हमें क्या करेंगे, इस जिसके शीर्ष हमें दिए गए हैं, जिसके शीर्ष दिए गए हैं उसकी सहायता से हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, क्योंकि शीर्ष हमें डी एफ के दिए गए तो क्षेत्रफल भी उसी का निकलेगा, तो उसका क्षेत्रफल निकालकर हम 4 गुणा कर देंगे, क्योंकि मध्य बिंदु से मिलाने से जो त्रिभुज बनता है उसके क्षेत्रफल का 4 गुणा ही हमारे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। बस ये वाला नियम यहां लगाएंगे, 1/2 सारणिक -1 + 1 1 - 1 -1 -1 1 1 1 2 विस्तार कर लो, प्लस माइनस प्लस, -1 +1, थोड़े माइनस ज्यादा है तो सावधानी से करिएगा। क्षेत्रफल +8 होगा, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो सवाल में क्या है, एक तो ये चीजों से, एक तो ये चीजें ध्यान से समझिए, ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना बड़ी खतरनाक होती है। हम क्या करते हैं, पेपर में प्रेशर में होते हैं, और पेपर में प्रेशर होते हैं, हम क्या सोचते हैं ये त्रिभुज की भुजाओं के ये शीर्ष हो गए, इनका क्षेत्रफल निकाल दो, इनका क्षेत्रफल निकाल देते हैं और उत्तर आ जाता। ये वाली चीज है ना, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए देखो ऑप्शन डाला हुआ है इसने, ये रहा, ये ऑप्शन डाला हुआ है। ये जो है ना जल्दबाजी की वजह से जो गड़बड़ होती है ना, उसके लिए ऑप्शन है देखो 2। अगर कोई से त्रिभुज समझ बैठता और त्रिभुज से क्षेत्रफल निकालता तो उसके लिए ये रहा सी ऑप्शन। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल,
अभी आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसका जो परिकेंद्र है और जो केंद्रक है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करो। परिकेंद्र और केंद्रक। तो कानाराम कह रहा है मेरा सी ही हो गया था। बस वही, इस सवाल को बनाने का मकसद ही ये था कि कोई जल्दबाजी करे और सी ऑप्शन पे फंस जाए। आप ध्यान से देखो, परिकेंद्र और केंद्र के बीच का क्षेत्रफल, परिकेंद्र और केंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करो। एक बार ध्यान से देखो इस त्रिभुज को, इन शीर्षों को ध्यान से देखो। अगर इन शीर्षों को हम बनाएं तो एक शीर्ष तो हमें मिलेगा एक्स एक्स के ऊपर, 6 0 जो है वो एक्स एक्स पे कहीं ना कहीं मिलेगा, है ना। ये हो गया आपका 6 0, 0 6 वाई एक्स पे मिलेगा, और 6 6 जो है वो आपको यहां मिलेगा। तीनों को मिला दोगे तो आपका ये त्रिभुज बन जाएगा। क्लियर है कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है ना। ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। हुआ या नहीं हुआ? समकोण त्रिभुज हुआ। अगर तीनों को मिलाएं तो समकोण त्रिभुज बनेगा। हाँ, समकोण त्रिभुज बनेगा। अगर समकोण त्रिभुज बनता है, समकोण का परिकेंद्र कहां होता है? समकोण का परिकेंद्र कहां होता है? समकोण का परिकेंद्र कहां होता है? बताइए। कर्ण का मध्य बिंदु, कर्ण का मध्य बिंदु परिकेंद्र होता है। कर्ण का मध्य बिंदु समकोण त्रिभुज के केस में परिकेंद्र होता है। परिकेंद्र कर्ण का मध्य बिंदु। अगर हमारा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो इसका मध्य बिंदु परिकेंद्र होगा। तो दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। परिकेंद्र आ गया 3,3, 3,3। अब बचा अगला कौन? केंद्रक। केंद्रक तो तीनों को जोड़ो और 3 का भाग दे दो। तीनों को जोड़ो, जीरो 6 6 बाई 3, 606। 4,4। अब दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। परिकेंद्र तथा केंद्र के मध्य दूरी। अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 4 माइनस 3 का स्क्वायर, y2 माइनस y1, 4 माइनस 3 का स्क्वायर। एक और एक अंडर रूट 2 आ गया। ये आपका आंसर आ गया, अंडर रूट 2। अगला सवाल, एक वर्ग के विकर्ण, विकर्ण के शीर्ष दिए गए जो डायगोनल है ना, जो डायगोनल है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर का जो डायगोनल है उसके दोनों वर्टिसेस दिए गए हैं। बताओ क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया कितना होगा? थोड़ा सा यहाँ पे हिंदी जो है ना, ये तो हो गया आपका सरकम सेंटर।
हो गया सेंट्रोइड। आ जाओ, ये एक वर्ग है यानी स्क्वायर है, स्क्वायर का डायगोनल है। किसी स्क्वायर का जो डायगोनल है उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो एरिया निकालना है। एरिया पता करना है कि एरिया कितना होगा। एरिया निकालना है कि एरिया कितना होगा। ये आपका वर्ग हो गया, ए बी सी और डी, ये डायगोनल हो गया। इसके वर्टिसेस ए बी और बी ए दिए हुए हैं, तो डायगोनल की लंबाई हो गई, विकर्ण बराबर हो गया अंडर रूट ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का स्क्वायर। स्क्वायर के केस में ए माइनस बी और बी माइनस ए एक ही बात होते हैं, है ना। होल स्क्वायर है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो चाहे बी माइनस ए का होल स्क्वायर हो, एक हो गया। एक और एक दो हो गए, दो ए माइनस बी का स्क्वायर हो गया। ए माइनस बी बाहर आ गया, अंडर रूट दो अंदर रह गया। अब हम जो जानते हैं कि जो साइड होती है, जो स्क्वायर की साइड होती है, विकर्ण में और भुजा में संबंध होता है। किसी वर्ग का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट दो गुणा भुजा। उसकी जो साइड होती है उसका अंडर रूट दो गुणा होता है विकर्ण। विकर्ण हमें पता है तो हम उसकी भुजा निकाल सकते हैं। अंडर रूट दो कट गया, भुजा आ गई। अब क्षेत्रफल निकाल लो। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है एरिया ऑफ द स्क्वायर बराबर भुजा स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का स्क्वायर। जल्दबाजी मत करो, इन सवालों को बनाया ही इसीलिए जाता है कि आप लोग गलतियां करें। ऑप्शन को इतना करीब रखा जाता है कि आप गलतियां करें। ऑप्शंस को इतने करीब रखा जाता है कि आप गलतियां करें। आप इनके साइकोलॉजी को समझिए, इन सवालों की ये कोई बहुत टफ सवाल पूछना या उस तरीके का मकसद नहीं होता। इस तरीके का होता है कि आप जल्दबाजी में गलती करें। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, वर्ग का विकर्ण। अब विकर्ण के बजाय कोई भुजा समझ लेगा, कोई भुजा से ही एरिया निकाल देगा। भुजा समझेगा, भुजा से निकाल लेगा, उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। भुजा समझे, उसके लिए गलती है। कोई घटाने में गलती कर दे, उसके लिए ऑप्शन है। तो सवाल को बनाने वाला इस तरीके से उसकी बनावट रखता है कि गलत फहमियां हो, आप गलतियां करें। वो जल्दबाजी में जो गलतियां होती है वो आप लोग करें। यही सबसे बड़ा, सबसे बढ़िया चीज है। कोई भी पेपर बनाने वाला टफ सवाल बनाएगा तो आप छोड़ दोगे, है ना। कोई भी टफ सवाल बनाएगा। इसको छोटा सा एग्जांपल मैं क्रिकेट से समझाता हूँ, बहुत प्यारा है। कई बार बच्चों को ये लगता है कि पेपर बनाने वाले का मकसद होता है टफ सवाल बनाना। आपको पता है, अगर उसका टफ बनाने का इरादा हो ना, तो ऐसा पेपर बना दे कि 5% भी कट ऑफ ना जाए। विश्वास करिए, अगर पेपर बनाने वाले का मकसद टफ बनाना होता तो मेरिट आसपास में नहीं भटकती। 40% छोड़िए, 5% पे भी मेरिट नहीं आए। इसलिए पेपर टफ बनाने का मकसद नहीं होता, क्योंकि पेपर टफ बनाने से क्या होता है, बंदा सवाल छोड़ देगा। जब वो सवाल छोड़ देगा तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ना उसका टाइम खराब होगा, ना नेगेटिव मार्किंग होगी। तो फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ, सवाल छोड़ दिया। आप क्रिकेट में देखिए, जो बढ़िया बॉलर होते हैं उनके विकेट हमेशा कम होते हैं। बढ़िया बॉलर के विकेट हमेशा कम होते हैं, कारण कि बढ़िया बॉलर है। बैट्समैन बढ़िया बॉलर समझ के सावधानी से खेलता है। सावधानी से खेलता है तो विकेट नहीं जाती। सावधानी से खेलता है तो विकेट नहीं जाती। अगर आप किसी प्लेयर, किसी बॉलर को सावधानी से खेल रहे हो तो विकेट जाने के चांसेस क्या है? लापरवाही से खेलोगे तभी तो विकेट आएंगे। तो आप देखिए, वो बॉलर
जो औसत दर्जे के थे उनकी विकेट हमेशा ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनको लोग खुलकर खेलते हैं, खुलकर खेलते हैं तो छक्के भी लगते हैं, आउट भी होते हैं। यही सेम चीज वही होती है कि पेपर बनाने वाले का मकसद आपसे सवाल छुटवाना नहीं है, बल्कि आपसे गलतियां करवाना है। जितनी गलतियां करोगे उतनी नेगेटिव मार्किंग करोगे, उतना समय भी बर्बाद करोगे, क्योंकि करने का समय भी तो खराब हुआ, वो प्लस गलती की नेगेटिव मार्किंग, तो डबल बोनेंजा हो गया ये। तो पेपर बनाने वाला इस तरीके से पेपर बनाता है, ना कि टफ सोच के ऐसा ढूंढो जो बच्चे ने कभी देखा ही ना हो, ऐसा करके उसको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा करके उसको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो इसलिए आप देखो पुराने पेपर, किसी भी पेपर उठा के देखिए, ज्यादातर सवाल आपको आते हैं। ज्यादातर सवाल अगर किसी ने भी ढंग से तैयारी की है तो उसको ज्यादातर सवाल पेपर में आते होंगे। अच्छा, फिर फेल क्यों होता है? बस फेल इसीलिए होता है कि पेपर में सवाल बनाने वाला ये जाल बिछा के छोड़ देता है, कई जाल बिछा के छोड़ता है, जिससे नेगेटिव मार्किंग होती है और बाहर चलता रहता है ना। x बराबर 0, x बराबर 2y बराबर 2 और 2x माइनस वाई बराबर 4, इस त्रिभुज का लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर निकालो। इसका ऑर्थो सेंटर निकालो, लंब केंद्र। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सवाल में देखो एक लूप होल है, सवाल में, इस सवाल में एक कमजोर कड़ी है, इस सवाल में एक कमजोर कड़ी है, ध्यान दिया आपने? इस सवाल में एक कमजोर कड़ी है। नहीं दिखाई दिया? गौर करो, अगर आप इन दो लाइनों को देखो, ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत है। ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत है, ये दोनों रेखाएं लंबवत है, यानी तीन रेखाओं में से दो रेखाएं लंबवत है। अगर त्रिभुज की दो भुजाएं लंबवत है तो इसका मतलब समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज हुआ, और समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र जहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है वही लंब केंद्र होता है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, एक विशेषता होती है कि समकोण त्रिभुज में समकोण वाला शीर्ष जहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है वही लंब केंद्र होता है। समकोण त्रिभुज में समकोण वाला शीर्ष, समकोण वाला शीर्ष जहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, लंब केंद्र होता है। जहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है किसी समकोण त्रिभुज में, जहां 90 डिग्री का कोण बनता है, यही बिंदु लंब केंद्र होता है। स्पेशल केस है समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज में यही शीर्ष लंब केंद्र होता है, और ये मध्य बिंदु ये परिकेंद्र होता है। ये लंब केंद्र होता है, ये परिकेंद्र होता है। ठीक है। अच्छा, पता कैसे चला कि ये दो रेखाएं लंबवत है? तो देखिए, दो रेखाओं के लंबवत होने का पता चलता है अगर कोई रेखा का समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी1 है, और दूसरी, ध्यान से देखिएगा, दूसरी रेखा के समीकरण में x का y का गुणांक x में आ रहा है, x का गुणांक y में जा रहा है, और बीच वाला चिन्ह बदल रहा है, तो समझ जाओ कि ये दोनों रेखाएं लंबवत है। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाओ दोनों रेखाएं लंबवत है। बोला लंबवत की एक शर्त और भी तो होती है, लेकिन वो टाइम खाती है। m1 गुणा m2 बराबर -1, ये भी होती है, लेकिन इसके लिए पहले ढाले निकालो और फिर गुणा करो, और पहले ढाले निकालो और फिर गुणा करो, और काफी कुछ होता है। हाँ बिल्कुल,
सलमान खान सूत्र को याद रखो, जिसके ऊपर जिन दो रेखाओं में सलमान खान सूत्र लगता हो, जिन दो रेखाओं में अगर सलमान खान सूत्र लग रहा है मतलब वो लंबवत है। और पता चल गया लंबवत है। देखो यहाँ पे, ये देखो, ये रहा 1, 1 इधर आ गया, 2 यहाँ y के साथ था, यहाँ x के साथ आ गया, प्लस था माइनस बन गया, यानी दोनों रेखाएं लंबवत है। अब आप इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ही 90 डिग्री का कोण वाला बिंदु होगा, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालो, चाहे तो समीकरण सोल्व कर लो, चाहे बाय ऑप्शन ट्राई कर लो। देखो कौन है जो इन्हें संतुष्ट करता है, इन दोनों का संतुष्ट करने वाला ही हमारा लंब केंद्र होगा। तो x प्लस 2y बराबर 2, और दूसरी समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर 4। इस समीकरण को 2 से गुणा कर देते हैं, फिर घटा दो। अब ये सॉल्व करने से बेटर है आप ऑप्शन के साथ जाओ, है ना, सॉल्व करने से ज्यादा बेटर है कि हम ऑप्शन के साथ जाएं, इससे हमारा बहुत टाइम बचेगा, कम से कम समीकरण लिखने का टाइम तो बचेगा। y बराबर 0, y का मान 0 रखने पर x का मान 2, तो आपका बिंदु आ गया 2,0। इसे आप बाय ऑप्शन करते तो ये थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा आपका बच जाता है बजाय निकालने के, क्योंकि निकालने में तो वही हमारा विलोपन विधि लगती है, इसको 5 से गुणा कर दो और इसको 3 से गुणा कर दो और फिर घटाओ, और इससे बेहतर है कि छोटा ऑप्शन है, ट्राई कर लो कौन सा सही है। ठीक है, बढ़े आगे। अगला सवाल ये रहा, ये तीनों रेखाएं संगामी हैं, तो ए का मान बताइए। ये तीनों रेखाएं अगर संगामी हो तो ए का मान कितना होगा? संगामी होने के लिए आप क्या करते हैं, गुणांकों की सारणिक का मान 0 होता है, गुणांकों की सारणिक का मान 0 होता है। संगामी मतलब एक बिंदु से जाने वाली, तीनों लाइनें एक बिंदु से जाती है। इसे कहते हैं संगामी। और तीनों रेखाएं एक ही बिंदु से जाती है तो सारणिक का मान 0 होता है। सारणिक का मान 0 होता है। तो x का गुणांक, y का गुणांक अचर पद, फिर x का गुणांक, y का गुणांक अचर पद, 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 x का गुणांक, y का गुणांक अचर पद 0। अब विस्तार कर लो। तो ये 0 बराबर 0 आ गया, ए का कोई मान नहीं आया, इसका मतलब ए के किसी भी मान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए के सभी मान सही है, ए का कोई भी मान ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए के सभी मान के लिए सही है। अच्छा, दूसरा अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 सेम था,
इसका मतलब है इस सारणी का मान 0 ही आएगा, ए पे डिपेंड ही नहीं करेगा। तो जब ए पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब ए का मान कुछ भी ले लो, ए के हर मान के लिए इस सारणी का मान 0 ही आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि ए का कोई मान लिया जाए, ए का मान ना भी लो, 2 कॉलम 0 है, 2 कॉलम सेम है, 2 कॉलम सेम है मतलब सारणी का मान 0 आएगा, निकालने की जरूरत ही नहीं है। ए चाहे कुछ भी रखो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ए 5 रखो, ये 2 सेम आ गए ना। अब ए 5 हो, 15 हो, 50 हो, क्या फर्क पड़ता है, ये 2 सेम है, 0 ही आएगा, ए का मान पे फर्क ही नहीं पड़ेगा। यानी ए चाहे कुछ भी लो, ये हमेशा सही है। तो ए के सभी मान के लिए संगामी है। अगला, इसकी इमेज निकालो, इस पॉइंट की इस लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज निकालो, इसकी इमेज निकालो। इमेज क्या होगी, इस पॉइंट की इस लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज क्या होगी। सेवन, 3y बराबर 7। देखो इमेज जो भी होगी, जो भी पॉइंट इमेज होगा, इन दोनों का मध्य बिंदु हमेशा लाइन पर होगा। ये ए डैश, इनका मध्य बिंदु हमेशा लाइन पर होगा, इनका मध्य बिंदु हमेशा लाइन पर होगा। तो बाय ऑप्शन जाओ, यहां पे ये सबसे बेस्ट पड़ेगा, बाय ऑप्शन जाओ और देखो कौन है इसके लंबवत, कौन है जिसका मध्य बिंदु लाइन पर आता है, कौन है जिसका मध्य बिंदु लाइन को संतुष्ट करता है। ए तथा ए डैश किसी बिंदु और उसके प्रतिबिंब का मध्य बिंदु रेखा पर होगा। ए तथा ए डैश का मध्य बिंदु रेखा पर होगा। तो पहले बाय ऑप्शन चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए ट्राई करने पर पहले ए ट्राई करें। ए ऑप्शन अगर ट्राई करते हैं तो मध्य बिंदु निकालते हैं, तो मध्य बिंदु आ जाएगा 5 और 3 8, 4 और 1, ये मध्य बिंदु आया। क्या संतुष्ट कर रहा है, नहीं, नहीं कर रहा। 4 3, अच्छा कर रहा है, कर रहा है भाई, कर रहा है, चेक करो, 4 3 7 कर रहा है। बी ट्राई करो, 3 माइनस 1 2, वाह यार वाह, ये है चोर के ऊपर मोर। जुगाड़ों की सबसे बड़ा दिक्कत यही होती है, जुगाड़ों का सबसे बड़ा जो कष्ट है ना, वो ये होता है, वो पेपर बनाने वाली की दया पे निर्भर करता है। पेपर बनाने वाला अगर आपसे स्मार्ट हुआ अगर पेपर बनाने वाला आपसे स्मार्ट हुआ, और पेपर बनाने वाला करता नहीं है, वो जानबूझ के नहीं करता कि ठीक है यार, ऐसे ऐसे ही बच्चे पास नहीं हो रहे, ऐसे सीटें खाली जा रही है, चलो थोड़ा बहुत रिलैक्स कर देते हैं। वरना अगर पेपर बनाने वाले चाहे ना, मजाल है आप जुगाड़ कर लो, मजाल है जुगाड़ कर लो। अब जुगाड़ भारी पड़ रहा है, हो गया टाइम बर्बाद, समय बर्बादी हुआ, बिना मतलब में ए ऑप्शन ट्राई किया, बी ट्राई किया, 2 टकरा गए। इससे अच्छा मैन तरीके से करते तो ही हो जाता, इससे अच्छा मैन तरीके से करते तो भी हो जाता। तो ये है कहानी में ट्विस्ट। अच्छा अब आ जाओ, ये तो गया, फिर दूसरा तरीका क्या है दूसरा ये है कि इसकी और इसकी ढाल का गुणनफल -1 होगा, इसकी और इसकी ढाल का गुणनफल -1 होगा। इसकी ढाल निकाल लो, इसको इधर ले आओ, 3 का भाग दे दो,
ये आपके m1 का मान हो गया, इसकी ढाल आ गई -1/3। अब इसकी -1/3 है तो इसकी ढाल लंबवत है तो इसकी ढाल 3 आनी चाहिए। देखो कौन है जो ढाल 3 दे रहा है, कौन है जो ढाल 3 दे रहा है। तो आप हम इन दो ऑप्शन और ऑप्शन संतुष्ट तो नहीं कर रहे ना, अब इन दो में से छांटते हैं कौन सा आगे है। तो ए को आगे चेक करते हैं कौन दे रहा है जो ढाल, ढाल निकलेगी y2 - y1 बटा x2 - x1 करके, ढाल 3 आनी चाहिए। तो इसे लूं, पहले वाले को लूं तो -y2 - y1 -14 बटा x2 - x1 5 - 3, ये तो नहीं आया, ये तो -7 आया, नहीं गलत। बी को ट्राई करें, -4 -8 -12 बटा और x2 - x1 -9 -3 -12। ये भी नहीं आ रहा यार, गलत। बी ऑप्शन आ रहा है, मेरी ढाल नहीं आ रही बी की, मैंने गलत घटाया क्या, दोबारा घटा लेता हूँ। अच्छा मैंने ये गलत घटा दिया, -4 -8 -12, आधा नीचे वाला घटा दिया और आधा ऊपर वाला घटा दिया, -1 -3 -4, तो ये प्लस का 3 आ गया, ठीक, बी सही है। तो इसने ज्यादा मेहनत करवा दी बजाय उसके। हाँ आधा मैंने ए, आधा बी लगा दिया और आधा डी लगा दिया। अच्छा ये भी -4 ही था, डी चेक कर लिया, ठीक है ना। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा चला जाता है, कई बार पेपर बनाने वाला कुछ हमारे साथ खेल जाता है तो ज्यादा गंदा काम हो जाता है। अगला, इसका इन सेंटर निकालो, अंतः केंद्र निकालो, इन 3 रेखाओं से जो त्रिभुज बनेगा उसका अंतः केंद्र क्या होगा, इन सेंटर क्या होगा। यहां पे फिर से एक बात है, हाँ तो वो बनाने वाले ने बनाया, अच्छा सवाल बनाया, वो मैंने बताया ना कि जुगाड़ जब भी चाहे बंद कर सकता है, वो जुगाड़ ही तो है। आप जो जुगाड़ करोगे वो पहले से आपसे पहले सोच ले तो। अच्छा ये समकोण त्रिभुज है, ध्यान से देखो ये समकोण त्रिभुज है ना। कैसे, ये हो गया, ये एक्स एक्स है, एक्स एक्स का समीकरण y बराबर 0, ये आपका वाई एक्स है, इसका समीकरण x बराबर 0, ये आपकी लाइन आएगी, ये आपकी लाइन आएगी, ये लाइन कहां से जाएगी, x का मान 0 रखने पर y का मान आया, अगर आप x का मान 0 रखते हैं तो y का मान आएगा 3, एक तो बिंदु आ गया 0 3, 0 3 से जाएगी, फिर y का मान 0 रखूं तो x का मान 4 आएगा, 4 0 से जाएगी, ये लाइन 4 0 से जाएगी, और 0 3 से जाएगी। अब इसका अंतः केंद्र निकालना है, और अंतः केंद्र निकालने के लिए लंबाइयां निकाल लो, तीनों लंबाइयां तीनों शीर्ष, 2 शीर्ष तो आ चुके, तीसरा शीर्ष मूल बिंदु है जो कि 0 0 है, एक शीर्ष हो गया 0 0, एक 0 3, एक 4 0, इसके सामने की लंबाई ये 5 हो गई पाइथागोरस प्रमेय से, या दो बिंदुओं के बीच की दूरी से निकाल लो, 0 - 4 का स्क्वायर, 3 - 0 का स्क्वायर, और ये 5 आ गया। और वैसे ये देखो तो ये दूरी 4 है, ये 3 है, तो वो तो 5 होनी है। अब हमारे अंतः केंद्र का जो निर्देशांक होता है वो आता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3
बटा ए प्लस बी प्लस सी, ए वाई वन, बी वाई टू, सी वाई थ्री बटा ए प्लस बी प्लस सी। तो अब यहां से शीट शुरू करते हैं। ये x1 y1, इसे x2 y2, ये x3 y3। भुजाओं के नाम सही से रखिएगा। x1 y1 के सामने की भुजा का नाम a, x2 y2 के सामने की भुजा का नाम b और x3 y3 की भुजा के सामने c। ABC गलत मत चुन लेना, वरना सारा खेल बिगड़ जाएगा। जिसको भी आप अपनी मर्जी से x1 y1 नाम दे सकते हो। जिसको भी दो x1 y1 उसके सामने a, x2 y2 जिसको भी नाम दो उसके सामने b, x3 y3 जिसको भी दें उसके नाम के सामने c। ये आगे पीछे मत कर देना, ये इसका जॉइंट है दोनों का एक साथ। तो a का मान 5, x1 का मान 0, b का मान 3, ये 4, ये 0 बटा a प्लस बी प्लस सी, 3 प्लस 4 प्लस 5, कोमा a y1 0 प्लस b y2 0 प्लस c y3 12 बटा 3 प्लस 4 प्लस 5, 12 बटा 12, 1 1। अच्छा, एक चीज और बताता हूं आपको, ये सवाल बनाने वाले ने भी जुगाड़ बंद कर दिया। एक खास चीज होती है कि अगर समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में जो अंतः केंद्र होता है उसका वैसे कोई खास रूल नहीं होता। अंतः केंद्र के बस बारे में ये होता है कि जो कोण समद्विभाजक है ये उसके ऊपर होता है, बाकी कोई रूल और खास नहीं है। लेकिन एक बड़ी खास बात है निर्देशांक के रूप में, कि उसके दोनों निर्देशांक बराबर होते हैं। उसके दोनों निर्देशांक बराबर होते हैं। अंतः केंद्र अगर समकोण त्रिभुज है, अगर समकोण त्रिभुज है, अंतः केंद्र बन रहा है, एक शीर्ष 90 डिग्री वाला शीर्ष 0 0 पे है, तो उसका जो अंतः केंद्र होता है उसका निर्देशांक, दोनों निर्देशांक बराबर होते हैं। याद रखिएगा, पहले शर्तें याद रखिएगा। समकोण त्रिभुज होना चाहिए नंबर 1, समकोण वाला शीर्ष मूल बिंदु होना चाहिए। अगर ये दो बातें सच है तो फिर जो अंतः केंद्र आएगा उसके दोनों निर्देशांक सेम होंगे। लेकिन यहाँ पे भी सवाल बनाने वाले ने इस बात का पूरा ध्यान रखा, इसलिए ऑप्शन 1 को देखो, 1/2 1/2 1,1, ताकि कोई जुगाड़ ना ले ले, कोई जुगाड़ वाला फायदा ना अपना ले, है ना। ये देखो, अच्छा ये हो सकता है बहुत से दिनों को ये बात नहीं पता हो, लेकिन पेपर वाले को तो ये पता थी और उसने इस चीज का कि कोई इसका गलत फायदा ना उठा ले, इसलिए ऑप्शन 1 डाल दिया, हाफ हाफ। अगला, समद्विभाजक का समीकरण निकालिए। कोण समद्विभाजक का समीकरण, कोण पी क्यू आर का समद्विभाजक निकालिए, एंगल बाइसेक्टर निकालिए। जो आपका एंगल पी क्यू आर है उसका एंगल बाइसेक्टर निकालिए। एंगल बाइसेक्टर निकालिए। अब एंगल बाइसेक्टर कैसे निकलता है, पहले फॉर्मूले की बात करते हैं। सबसे पहले अगर जो दो लाइनें हैं उन दोनों के समीकरण आपके पास होने चाहिए। a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, ये फर्स्ट लाइन, ये आपकी सेकेंड लाइन। अब एंगल बाइसेक्टर दो होते हैं क्योंकि दो कोण बनते हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, ये दो एंगल बाइसेक्टर हो गए, कोण को काटने वाले हो गए। इनका समीकरण निकालने के लिए हम ये लगाते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बटा, पहला समीकरण ले लिया रेखा का, उसका x का गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर का अंडर रूट। ऐसे ही सामने दूसरी लाइन के साथ यही चीज,
a2x प्लस b2y प्लस c2 बटा a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। अब हमें दोनों लाइनों के पहले समीकरण निकालने पड़ेंगे क्योंकि समीकरण भी हमें नहीं दिया हुआ है। तो समीकरण निकालें। एक बिंदु P दिया है -10, P यहां मान लेते हैं। P दिया है -10, Q दिया है 0, ये Q यहां मानते हैं। फिर R दिया है 3,3√3। फिर इसने वही किया, फिर जुगाड़ का रास्ता बंद रखा। देखो जुगाड़ फिर बंद कर दिया। 0 से जाता है, फायदा मिल जाता। 0 से जाता है। अब चारों की चारों लाइनें वही बनाई है जो 0 से जाती है, तो भाई जुगाड़ मिल जाता है एक कि भाई एंगल बाई सेक्टर है, क्योंकि वो Q से जाएगा, Q 0 है और 0 से चारों जाती है, वो तो कोई फायदा हुआ ही नहीं। ठीक है, पहली रेखा का समीकरण और दूसरी रेखा का समीकरण। पहले पी क्यू का समीकरण। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन बटा x2 माइनस x1, x माइनस x1, y बराबर माइनस एक्स या x प्लस वाई बराबर 0। ये आपके पहली लाइन का इसका समीकरण हो गया, x प्लस वाई बराबर 0। अब दूसरी रेखा का समीकरण, क्यू आर का समीकरण। y माइनस 0 y2 माइनस वाई वन √3 माइनस 0 x2 माइनस x1 √3x माइनस वाई बराबर 0। अब कोण समद्विभाजक का समीकरण। पहली लाइन है x प्लस वाई बटा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। दूसरी लाइन √3x बटा √3 का स्क्वायर x प्लस वाई बटा √2 √3x प्लस वाई बटा 2। अच्छा गलत कर दिया क्या? ओ अरे यार ये 0 वाला तेरा वाला। एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे तो 2y बराबर √3x माइनस वाई और 3y बराबर √3x 1 बटा √3x माइनस वाई।
ये है क्या? दूसरा माइनस का चिन्ह लेंगे तब माइनस लेने पर अरे भाई कितना तंग किया यार, बहुत काम कराया। अब बात है कि थोड़ा सा जुगाड़ और लगा सकते थे, है ना? ये तो हो गया मेन तरीका। अब थोड़ा सा हाँ ढाल से जुगाड़ करते ना तो उससे भी हमारा काम हो सकता था। ये वाला कोण निकाल कर ये वाला कोण निकाल लेते एक, है ना? एक कोण निकाल लेते, इस कोण का अर्धकित होगा, इस कोण का अर्धकित होगा, इस कोण का आधा ही तो होगा। तो देखो इस कोण का आधा कोण बना रहा है, तो उसे बाय ऑप्शन से पता कर सकते थे, लेकिन वही है दोनों तरीके होने चाहिए थे। ये भी सही था। आंसर याद था क्या इसका? बढ़िया। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ये है रेखा युग्म। ये है रेखा युग्म। दो रेखाएं तो इसके अंदर कवर हो गई, दो रेखाएं तो इसमें कवर हो गई, दो लाइनें ये है, तीसरी लाइन ये है। तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका एक बार फॉर्मूला मैं याद कर लेता हूं, मेरा लिखा हुआ है। हाँ इसका फॉर्मूला होता है, लिख लेना आज भी। अगर एक रेखा युग्म है, ये तो आपका रेखा युग्म हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x(y) प्लस by² बराबर 0, क्योंकि दो रेखाओं का साथ में है ना, तो ये रेखा युग्म हो गया। ये आपकी दूसरी रेखा हो गई, lx प्लस my प्लस n बराबर 0। अगर एक रेखा युग्म है और एक रेखा है, तो इनके बीच का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है n² अंडर रूट h² माइनस ab बटा am² 2h lm प्लस bl²। ये सवाल आपको आरबीएससी वाली बुक है ना, उनमें मिल जाएगा। ये जो फॉर्मूला है, ये राजस्थान बोर्ड की जो पुरानी बुक्स होती थी ना, उनमें ये फॉर्मूला है। वो सवाल है ये, वैसे तो फॉर्मूला नहीं, वैसे सवाल है। उस किताब के अंदर प्रश्नावली का सवाल है कि अगर ये रेखा युग्म है और lx प्लस my प्लस n रेखा है, तो इनसे बनने वाला जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो मैन तरीके से भी, पहले इस लाइन के दो टुकड़े कर दो, दो लाइनें निकाल लो, दो लाइनें निकाल के दो लाइनें वो हो गई, एक लाइन ये हो गई, फिर तीनों लाइनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो, लेकिन उससे बहुत लंबा हो जाएगा। ये सीधा फॉर्मूला है, इसमें डायरेक्ट मान रखो, आंसर आ जाएगा। अब याद नहीं रहता ये, क्योंकि समय भी याद इसलिए नहीं रहता कि काम ही नहीं आता। कभी कोई साल भर में एक बार काम आता है तो कितना याद रहे। बस लिख लो पेपर से पहले, एक बार देख के चले जाना। अब इसमें से मान निकालो। ए का मान 1 हो गया, ए का मान 1, 2h का मान -4, h का मान -2, b का मान 1, l का मान 1, m का मान 1, n का मान 4√6। ये मान इसमें रख दो, n का मान 4√6,
एच स्क्वायर 4 माइनस ए बी बटा ए इंटू एम का स्क्वायर 2h इंटू एल इंटू एम प्लस बी एल 1 16 इंटू 6 इंटू अंडर रूट 3 बटा 4 5 6 16 अंडर रूट 3। अब इसे कहीं अच्छी सी जगह पे लिख लो, है ना, याद तो, क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये सवाल अब एक बार आया, अभी शायद दोबारा सवाल आएगा भी नहीं। लेकिन पेपर वाले हैं वो छुपा हुआ कुछ पूछना चाहें तो हो सकता है डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ ले। पर याद रखिए इस सवाल को इससे बढ़िया तरीके से कर ही नहीं सकते, क्योंकि लाइनें वो ऐसी देगा जिसके टुकड़े ही नहीं होंगे। देखो ये लाइन देखो, इसके टुकड़े नहीं होते, तो जानबूझ के चाहता है कि आप फॉर्मूले से ही करो। चाहता तो लाइन ऐसी भी दे सकता था जिसके आराम से टुकड़े हो जाए, 2 लाइनें निकल जाए, दोनों से फिर आप प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो और फिर क्षेत्रफल निकाल लो। लेकिन जानबूझ के ऐसी लाइन देगा जिसके टुकड़े ना हो सके। देख लो नहीं हो रहे ना, तो ये जानबूझ के चाहता है ऐसी कि ऐसी लाइनें बनाओ जिसके टुकड़े ना हो, ताकि आपको फॉर्मूला ही लगाना पड़े। ठीक है ना, तो ये याद रख लेना। ये उन किताबों के अंदर है, आरबीएससी की जो पुरानी बुक्स होती है ना 2009 वाली, ये उस बुक्स के अंदर डला हुआ उसका सवाल है, ना कि फॉर्मूला है। आ जाओ और चीजों से मिलते हैं, अभी परवले तो वेट कर भाई, अभी और चीजें करने दे। एक लम केंद्र लो, लम केंद्र भी बहुत पहले भी एक बार आ चुका है, एक बार और। लम केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर। पिछली बार तो लम केंद्र निकालने का मजा ही नहीं आया, क्योंकि समकोण त्रिभुज हो गया था, इसलिए लम केंद्र डायरेक्ट आ गया था। अब आओ, अब ऑर्थो सेंटर निकालते हैं। अब देखो लम केंद्र, पिछली बार तो क्या हुआ था, सवाल आया था समकोण त्रिभुज आ गया, समकोण त्रिभुज आते ही वो 90 डिग्री वाला जो कोण बन रहा है जहां पे, वही लम केंद्र हो गया। इस बार लम केंद्र निकालना पड़ेगा। लम केंद्र का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला होता नहीं है, सिर्फ विधि लगा सकते हो। ये आपका त्रिभुज, ये आपके त्रिभुज का पहला शीर्ष 0,3, दूसरा -3,0, और ये 3,0, 3,0। अब लम केंद्र निकालने के लिए फॉर्मूला कुछ है नहीं, जो मैं बता चुका। लम केंद्र निकालने के लिए हम ये अपनाएंगे कि जो लम केंद्र होता है वो लंब रेखा पर होता है। ये लंब रेखा है, लंब केंद्र इसी के ऊपर कहीं ना कहीं होगा होगा तो इसकी ढाल निकाल ले, बीसी की, बीसी की ढाल निकालकर एडी की ढाल निकल जाएगी। फिर बाय ऑप्शन से मदद ले लेंगे और बाय ऑप्शन से पता कर लेंगे कौन है जो ये ढाल दे रहा है। पहले बीसी की ढाल निकाल लो, स्लोप ऑफ द बीसी, बीसी की ढाल y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, ये आ गई 0। इसकी ढाल 0 आई तो ये लंबवत है, तो इसकी ढाल अनंत आएगी। इसकी ढाल अनंत आएगी। अब देखो डी कौन सा है, अगर इसने दिमाग नहीं लगाया है तब तो ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है क्या? क्या समकोण त्रिभुज है ये? अरे यार ऐसे मत करो यार, पूरा मजा ही किरकिरा हो जाएगा। समकोण त्रिभुज है ये, है समकोण है।
नहीं यार, लगा तो नहीं। आ जाओ चेक कर लेते हैं, भुजाओं की लंबी निकाल, ये लंबाइयों पे आ जाओ। 3, 9, 18, 3√2, ये 3√2 आ गया, ये भी 3√2 आ गया, ये 6 आ गया, और ये 9। समकोण त्रिभुज कहाँ है यार? हाँ, समद्विबाहु है, समकोण कहाँ है? बस ये 2 बराबर है, ये 2 बराबर है ना। समकोण त्रिभुज तो नहीं है। देखो 3√2, 3√2 का स्क्वायर करके जोड़ूं तो 6 थोड़ी आ जाता है, नहीं आता। तो समद्विबाहु त्रिभुज है, 2 भुजाएं बराबर वाला त्रिभुज है, ना कि समकोण। और समकोण नहीं है तो फिर शीर्ष जो है वो लंब केंद्र नहीं हो सकते। समकोण हो गया ना, हो तो गया यार, बराबर आ गया ये तो। 18, 18, 36, डन यार, काम कर रहा है, ये तो समकोण हो गया। और समकोण त्रिभुज हो गया तो मजा ही खराब हो गया, पूरी मेहनत बेकार हो गई। समकोण त्रिभुज है तो जहां समकोण बन रहा है वही लंबवत है। और समकोण जो 2 रेखाओं के बीच का कोण 90 है, तो इसकी ढाल निकाले और इसकी ढाल निकालें तो वो लंबवत होगी। इसकी ढाल और इसकी ढाल है ना, ये लंबवत हो जाएगी, ये कोण 90 का हो जाएगा। और वैसे भी लंब और आधार के बीच का कोण 90 होता है, और ये 90 होता है, तो यही लंब केंद्र हो गया। ये पहले भी आ गया यार, तो फिर मजे वाली बात नहीं हुई। अच्छा, वापस से वो वाली बात करते हैं, वो इंपॉर्टेंट जरूरी है कि भाई ये तो हमारे तकदीर से बार बार भाग्य साथ दे रहा है, और बार बार समकोण त्रिभुज आ रहा है और 90 डिग्री वाला ही लंब केंद्र बन रहा है। लेकिन बाहर बात करते हैं कि भाई अगर नहीं आए, इन केस नहीं आए तो क्या करें। इन केस नहीं आए तो आपको यही तरीका अपनाना है कि आप किसी एक भुजा की ढाल निकाल लो, उस ढाल से इसकी ढाल निकाल लो, फिर आप बाय ऑप्शन जाओ और देखो कौन सा ऑप्शन है जो ढाल इतनी दे रहा है। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। ये तरीका हम लोग अपनाएंगे। अगर मान लो ये तो समकोण त्रिभुज आ रहा है बार बार, नहीं आए तो फिर तो ये तरीका अपनाना है कि आप इस भुजा की ढाल से इस भुजा की ढाल निकाल लो, फिर लंब केंद्र ऑप्शन में कोई तो सही होगा, जो भी सही होगा इन दोनों की ढाल निकालो, वो ढाल देखो क्या वही आ रही है, जो ये ढाल देगा वो लंब केंद्र होगा। तो इस तरीके से जा सकते हो। हाँ, कई बार शायद हो सकता है वो तंग नहीं करना चाहता हो आपको पेपर वाला, वो समकोण त्रिभुज देकर। अच्छा, 3 0 क्यों लिया? क्योंकि ये कर्ण हो गया, ये 6 हो गया ना, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। ये देखो ये कर्ण हो गया, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। और लंब और आधार के बीच में कोण 90 डिग्री होता है, या कर्ण के सामने वाला कोण 90 का होता है, और जो कोण 90 का होता है वही शीर्ष केंद्र समकोण त्रिभुज में। ये समकोण नहीं है, समकोण है यार, दोनों की ढालों का गुणनफल कर लो, दोनों की ढालों का गुणनफल -1 आ रहा है, दोनों की ढालों का गुणनफल निकाल लो, वो भी -1 आ रहा है। आ जाओ आगे। इन दो रेखाओं के बीच के कोण का फॉर्मूला क्या होता है?
अच्छा, आवाज नहीं आ रही, ठीक है ठीक है। देख वैसे तो आवाज की जरूरत नहीं है ज्यादा इसमें। आ जाओ, ए का मान, एच का मान और बी का मान हमने तुलना करके निकाल लिया। ए का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक ए कहलाता है, एक्स वाई का गुणांक 2h कहलाता है और वाई स्क्वायर का गुणांक बी कहलाता है। ये सारे मान इस फॉर्मूले में रख दिए और सॉल्व कर लिया। सारे मान रख के सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी एक बड़ा प्यारा सवाल है। अगर दो रेखा युग्म आपको दिए गए हैं, सवाल को ध्यान से सुन लो पहले, और इसे याद करने वाला सवाल है ये, कि अगर आपको दो रेखा युग्म दिए गए, मतलब ये दो लाइनें हैं और इन दो लाइनों के आपको लंबवत, दोनों ही लाइन, पहली वाली लाइन के लंबवत एक लाइन खींचो, दूसरी वाली के लंबवत एक लाइन खींचो, जो दो लाइनें बनेगी 90 डिग्री वाली नई लाइनें, उनका संयुक्त समीकरण क्या होगा। इसे ऐसे समझो कि मान लीजिए आपकी ये दो लाइनें हैं, एक और ये दो, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन। सवाल क्या कह रहा है, इन दोनों रेखाओं का संयुक्त समीकरण वो रहा, इन दोनों रेखाओं का संयुक्त समीकरण ये है। तो पहली रेखा के लंबवत रेखा खींचो, जो पहली लाइन है उस लाइन के लंबवत एक लाइन खींचो, ये नई रेखा बनाओ L1 डैश, दूसरी रेखा के लंबवत एक लाइन खींचो, तो ये जो दो लंबवत रेखाएं आई है इनका संयुक्त समीकरण क्या आएगा, इन दोनों का संयुक्त समीकरण क्या आएगा। तो वही सलमान खान सूत्र द्वारा बी एक्स स्क्वायर 2h एक्स वाई प्लस ए एक्स स्क्वायर, ये आएगा इन दो रेखाओं का संयुक्त समीकरण, इन दो रेखाओं का संयुक्त समीकरण। अगर दो रेखाओं का संयुक्त समीकरण आपको दिया गया हुआ है और उन दोनों रेखाओं के लंबवत रेखाएं खींची जाए और उनका संयुक्त समीकरण पूछा जाए तो वो ऐसे आता है। ठीक है, बस वही सलमान खान सूत्र लगाओ। ये रहा 3x स्क्वायर प्लस 5xy 2y स्क्वायर बराबर 0। ये यहां ले आओ, इसे यहां ले जाओ, इसे तो यहीं रखना है, बस चिन्ह बदलना है। -2x स्क्वायर -5xy प्लस 3y स्क्वायर बराबर 0। माइनस से गुणा कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 3y स्क्वायर, ये ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, तो ये भी एक काम का रिजल्ट है, एक शानदार रिजल्ट है, उपयोगी रिजल्ट है, इसको याद रख लेना। अगला सवाल, यह समीकरण जिन दो रेखाओं को निरूपित करता है, यह समीकरण जिन दो रेखाओं को निरूपित करता है उनकी ढालों का योग, मतलब सम ऑफ द स्लोप, उन दोनों की स्लोप्स का सम, उन दोनों की स्लोप के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है। तो बताओ h का मान कितना है। अगर ढाल m1 m2 माने तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि m1 प्लस m2 ढालों का योग बराबर है ढालों का गुणनफल, ढालों का योग बराबर है ढालों का गुणनफल। ठीक है, अच्छा ढालों का योग होता कितना है, किसी भी रेखा युग्म में, किसी भी लाइन पेयर के अंदर
ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर किसी रेखा युग्म के अंदर उसके जो दो रेखाएं होती है उन दोनों रेखाओं की ढालों का योग m1 गुणा m2 बराबर होता है -2h बटा b और m1 गुणा m2 बराबर होता है a बटा b। तो ये मान अगर हम यहां रखें तो -2h बटा b h का मान -a/2। अब a का मान आप सवाल से ले लो। h का मान -2। ठीक है, अगला सवाल। अर्धकों का समीकरण, रेखा युग्म के अर्धकों का समीकरण। अगर आपको रेखा युग्म का समीकरण दिया हुआ है, अगर हमें रेखा युग्म का समीकरण दिया हुआ है तो इसके जो दो अर्धक होंगे उनका संयुक्त समीकरण, जो अर्धक होते हैं, ये जो अर्धक होते हैं इनका संयुक्त समीकरण वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा ए माइनस बी बराबर एक्स वाई बट्टा एच। ये होता है अर्धकों का संयुक्त समीकरण। अर्धकों का संयुक्त समीकरण। अब मान रख दो यहां से, ए का मान 1, 2h बराबर -2a, h बराबर -a, b का मान -1। ये मान इसमें रख दो। b का मान एक्स वाई, h का मान -a। ये वज्र गुणा कर दो, 2 उधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर -2 बटा ए एक्स वाई। पदों को एक तरफ कर लो। अब दोनों समीकरण की तुलना कर लो। हमने जो अर्धक निकाला वो ये है, जो दिया हुआ अर्धक है वो ये है, तो है तो एक ही समीकरण। हमने जो निकाला वो भी अर्धकों का ही संयुक्त समीकरण है, बाइसेक्टर सी है वो भी बाइसेक्टर है, और जो ये दे रहा है वो भी बाइसेक्टर है। दोनों की तुलना कर लो। तुलना कैसे करते हैं? एक्स स्क्वायर के गुणांकों का अनुपात, एक्स वाई के गुणांकों का अनुपात, वाई स्क्वायर के गुणांकों का अनुपात।
2 से 2 कट गया, ऊपर आके माइनस ए बी बराबर 1 आ गया। ए बी को उधर ले जाओ, ए बी प्लस 1 बराबर 0। डी आंसर हो गया। हाँ, एक माइनस की गलती पूरा सवाल बिगाड़ देगी। ये देखो एकदम नजदीक में डला हुआ है ये। ए ऑप्शन माइनस की गलती के लिए डला हुआ है। ए ऑप्शन जो है ना, वो माइनस की गलती करने के लिए इन्होंने छोड़ रखा है कि जैसे आप माइनस की गलती करो ए पे टिक हो जाए। ए ऊपर पहले ही डाला हुआ है। ए में और डी में क्या अंतर है? माइनस का ही तो अंतर है। एक माइनस आप कम ज्यादा कर दो, इतने में डी से ए आ जाओगे। अगला सवाल, ये रेखा युग्म है, इसकी प्रवणताओं का गुणनफल। प्रवणताओं का गुणनफल, प्रवणता यानी ढाल यानी स्लोप, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्लोप कितना होगा? दोनों ढालों का गुणनफल यानी m1 गुणा m2 कितना होगा? m1 गुणा m2 कितना होगा? तो m1 गुणा m2 बराबर a बटा b होता है। a का मान 1, a का मान 6, b का मान -7। -6/7। ठीक है। अगला, अति परवलय की नाभियां बताइए। अति परवलय की नाभियां बताइए। अति परवलय में याद रखिएगा, पहले आओ पहले पाओ। अति परवलय में पहले आओ पहले पाओ की स्कीम चलती है। आप इसमें 36 का भाग दो, 36 का भाग दोगे तो पहले x है, x है, इसका मतलब अति परवलय x की ओर है, और x की ओर है तो सब कुछ x को ही मिलेगा। सब कुछ x को ही मिलेगा, ना भी x को ही मिलेगी, नियता भी x को ही मिलेगी, है ना। याद रखना, ये दिमाग में बिठा लो कि अति परवलय के केस में पहले आओ पहले पाओ की स्कीम होता है। जो प्लस वाला होता है उसी को ही सब कुछ मिलती है, नाभियां भी उसी के ऊपर होती है, अनुप्रस्थ अक्ष भी उसी पे होता है, नियता भी उधर ही होती है, ठीक है ना। तो सारे ए का मान भी उसी को मिलता है, सब कुछ उसी को मिलता है जो पहले आता है। सी का मान निकाल लो। नाभियां एक्स एक्स पे होगी, नाभियां एक्स एक्स पे ही होगी। पहले आओ पहले पाओ, जो पहले आएगा समीकरण में, जो प्लस का आएगा वही नाभियां होंगी उसी के ऊपर नियतता होगी, वही अनुप्रस्थ अक्ष होगा, वही ए का मान होगा, सब कुछ पहले वाले बंदे को ही मिलेगा। दूसरे वाले को, अति परवलय में कुछ नहीं मिलता, सिर्फ बी को छोड़कर। अगर एक व्यास का एक सिरा, ये वृत्त का समीकरण है, इस वृत्त के समीकरण में व्यास का एक सिरा -3,2 है, तो व्यास का दूसरा सिरा कहां होगा?
व्यास का एक सिरा -3,2 है। वृत्त का केंद्र हम निकाल सकते हैं और केंद्र मध्य बिंदु होगा व्यास के सिरों का। तो केंद्र निकालने के लिए जी और एफ निकाल लो। समीकरण से जी का मान और एफ का मान पता करने पर 2g बराबर -8, g बराबर -4, 2f बराबर -4, f बराबर -2। सी पड़ा है, सी का करना भी क्या है, केंद्र होता है माइनस का जी और माइनस का एफ। व्यास के दूसरे सिरे को h, k मान लिया। इनका मध्य बिंदु केंद्र होगा। तो अगर मध्य बिंदु वाली शर्त लगाएं तो h -3/2 बराबर 4, k + 2/2 बराबर 2, 8 3 11, 4 11 और 2। ये आपका आंसर आ गया। अगला सवाल, एक वृत्त है जो 1 0 से जाता है, 0 1 से भी जाता है और उसकी त्रिज्या न्यूनतम है। तो बताओ वो वृत्त कौन सा है। 3 बातें दी है लेकिन तीसरी बात बड़ी अजीब है। पहली 2 बातें तो सही है कि 1 0 से गुजरता है, ठीक है। 0 1 से गुजरता है, ये भी ठीक है। फिर उसके बाद में जो त्रिज्या है वो न्यूनतम है, बताई नहीं कितनी है, बस ये कहा है कि जितनी कम हो सकती है उतनी कम है। तो यहां पर अगर हम समीकरण को संतुष्ट करके देखें तो क्या जुगाड़ से काम चल सकता है। अगर बढ़िया बनाया है तो जुगाड़ नहीं चलेगा, बढ़िया ही बनाया भाई, बिल्कुल बढ़िया बनाया, जुगाड़ बेकार है। यही है, बढ़िया सवाल बनाया तो जुगाड़ चलने नहीं देगा, है ना। ये तो स्वाभाविक बात है, आप समझ सकते हैं कि भाई जब भी बढ़िया सवाल बनाएगा, सबसे बढ़िया सवाल की परिभाषा यही शुरू है कि जुगाड़ बंद कर देगा वो। जुगाड़ सारे बंद है। जैसे मैं 1 0 से संतुष्ट कराऊं, 1 0 से संतुष्ट कराऊं तो ए भी संतुष्ट होगा, बी भी संतुष्ट होगा, मतलब जुगाड़ तो काम नहीं करेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। तो माना वृत्त का समीकरण x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0। 0.10 रख दो। x का मान 1, y की जगह 0, g का मान निकालो -c -1/2। अब ऐसे इसी प्रकार f का मान भी ऐसा ही आ जाएगा। 1 0 से गुजारोगे, 0 1 से गुजारोगे तो f का मान आ जाएगा -c -1। वृत्त की त्रिज्या r बराबर होती है r² बराबर g² + f² - c। g का मान -c/2 का स्क्वायर, जो कि स्क्वायर होने पर माइनस हट जाएगा, c + 1 का स्क्वायर, c + 1 का स्क्वायर -c। अब मैक्सिमा मिनिमा लगाना पड़ेगा।
ये एक और एक दो हो गए। मैक्सिमा मिनिमा है ना, उच्चिष्ट न्यूनतम मान निकालना है। अब यह न्यूनतम अधिकतम निकालने के लिए मैक्सिमा मिनिमा लगाओ, और मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमें अवकलन करना पड़ेगा, आर का अवकलन करना पड़ेगा सी के साथ। तो 2r dr बटा dc, सी के सापेक्ष अवकलन करने पर 2 पावर आगे आ गई, c प्लस 1 बटा 2 की पावर 1 हो गई। अंदर वाले का अवकलन किया, c का अवकलन 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, 2 बाहर रह गया, c का 1 हो गया, 2 2 2 2 कट गया। अब अवकलन को 0 कर दो और c का मान निकाल लो। dr बटा dc बराबर 0, जिससे हमें c का मान मिल गया c प्लस 1 माइनस 1, c का मान आ गया 0। c का मान 0 रखने पर g का और f का मान मिल जाएगा। g का मान भी -1/2, f का मान भी -1/2। अब ये वृत्त के समीकरण में ये मान रख देंगे, x² प्लस y² माइनस x माइनस y बराबर 0। बस एक चीज है, देखिए यहाँ पे एक और है कि पूरे जुगाड़ तो नहीं बंद करा सकता था ये, हम एक काम और कर सकते थे, हम देख लेते कौन संतुष्ट कर रहा है। 2 ऑप्शन हो गए, ये 2 ऑप्शन संतुष्ट कर रहे हैं, ये हो गए, फिर त्रिज्या निकाल लेते, त्रिज्या किसकी कम आई है। लेकिन फिर वो जैसे 2 ट्रिक लगानी पड़ जाती है ना, तो फिर शॉर्ट ट्रिक नहीं रहती, फिर शॉर्ट ट्रिक नहीं रहती। मतलब एक बार लगा लिया, फिर वो फेल हो गया, दोबारा कुछ लगाना पड़ रहा है, तो फिर वो शॉर्ट ट्रिक जैसा कुछ रहा ही नहीं, फिर लंबी ट्रिक में चले जाओ, बात तो वही है। इसकी त्रिज्या सबसे कम है। हाँ, तो बाय ऑप्शन जा सकते थे, लेकिन बाय ऑप्शन में भी ये होता ना, इसकी निकालो, इसकी निकालो, इसकी निकालो, इसकी निकालो, तो फिर ये भी तो बहुत लंबा चला जाता, क्योंकि चारों निकालनी पड़ती, तब पता चलता कि सबसे कम किसकी है। इतने में तो टाइम ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो जाता, नहीं फिर सौदा महंगा हो जाता है। बस शॉर्ट ट्रिक भी पहली बार काम कर गई, फिर 2 बार शॉर्ट ट्रिक लगाना महंगा ही है। अति परवलय की स्पर्श रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या फॉर्मूला होता है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है x1 बटा a² y1 बटा b² बराबर 1। ये हमेशा याद रखो, चाहे वृत्त हो, चाहे दीर्घवृत्त हो, चाहे अति परवलय हो, आप x को हटाकर x1, y को हटाकर y1, z को, और x को हटाकर x² को हटाकर x1, y² को हटाकर y1 कर दो, बस यही स्पर्श रेखा का समीकरण होता है, और कुछ नहीं करना पड़ता। फिर आप अपना जो बिंदु है वो इसमें रख दो। आपका बिंदु दिया है a sec phi b tan phi, तो a sec phi रखते ही a कट जाएगा, x sec phi आ गया, y tan phi हो गया, बराबर 1। एक बच गया, एक तो बच गया। ये भी देखो, ये भी कंफ्यूजन तो है ही, अभी 0 पे टिक हो जाता। इन ऑप्शन आजकल इतने करीब देने लग गए,
आदत सी बन गई है नजदीक ऑप्शन देने की कि थोड़ी सी भूल चूक हो जाए आपको ऑप्शन मिल जाएगा, एक गलती करो आपको ऑप्शन मिल जाएगा उसके पास वाला कोई ना कोई। ये रेखा इस वृत्त के निकटतम बिंदु बताइए। ये रेखा है, ये वृत्त है, बताओ इस रेखा का कौन सा बिंदु वृत्त के सबसे निकट होगा। चित्र बनाता हूं फिर सोचना। ये वृत्त है, ये कोई रेखा है, इसका सबसे निकटतम बिंदु कौन सा होगा, इस रेखा का सबसे निकटतम बिंदु कौन सा होगा जो इस वृत्त के सबसे नजदीक होगा। इस रेखा का कौन सा बिंदु वृत्त के सबसे नजदीक होगा और उसमें क्या विशेषता होगी। अगर ध्यान से गौर करो तो सबसे निकटतम बिंदु, सबसे निकटतम बिंदु अभिलंब होगा। ये बिंदु सबसे निकट होगा, सबसे निकट, क्योंकि इसके अलावा कोई भी बिंदु खींचोगे दूर ही जाएगा। ये बिंदु सबसे निकट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लंब रेखा है, लंब रेखा और इस रेखा का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वही सबसे निकट होगा। लंब रेखा का केंद्र से जाने वाली, इस रेखा के लंबवत केंद्र से जाने वाली रेखा और ये रेखा, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ही सबसे करीब बिंदु होगा रेखा के। और केंद्र निकाल लो पहले तो 16 का भाग दो, वृत्त के समीकरण का केंद्र निकालो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1/2y 50/16 और 2 पे काटने पर 25/8। भाई ऑप्शन देख लें क्या, काम चल जाए क्या पता, क्योंकि ये जो बिंदु होगा ये लाइन के ऊपर होगा, ये बिंदु लाइन के ऊपर होगा। देखो कौन लाइन को संतुष्ट कर रहा है। अगर बढ़िया सवाल बनाया तो ये चीज सोच के ही बनाई होगी, लेकिन नहीं बनाया है तो फायदा हो जाएगा। 9 11 ये तो नहीं है, कट। फिर बी काम कर रहा है, डी काम नहीं कर रहा। घटिया सवाल बनाया भाई, एकदम घटिया सवाल। ये तो जुगाड़ से ही हो गया यार, ये तो जुगाड़ से हो गया ना। कई बार अपन ये ध्यान रखना चाहिए, कई बार सवाल बनाने वाला कमजोरी तो छोड़ ही दे रहा है। घटिया सवाल बनाया, इतना बढ़िया सवाल बना के ऑप्शन घटिया बना दिए, है ना। या तो हम ज्यादा समझदार है या पेपर वाला ज्यादा मूर्ख है ना। पूरा कैसा जुगाड़ लगाया, सवाल की जरूरत ही नहीं पड़ी, कितनी मतलब बड़ी कमी छोड़ दी सवाल में। एक दो ऑप्शन तो ऐसे होते हैं जो लाइन को संतुष्ट करते, थोड़ी बहुत तो मेहनत होती, कुछ भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि जो बिंदु होगा रेखा का बिंदु तो रेखा को संतुष्ट करेगा। एक ही ऑप्शन है जो संतुष्ट करेगा, वो बाकी खत्म ही हो गए, है ना। है ना। इस रेखा के लंब रेखा का समीकरण निकालेंगे पहले तो। ये होगी 2x माइनस वाई प्लस 11 बराबर 0। इसके लंब रेखा का समीकरण में अदला बदली हो जाएगी, तो हो जाएगा x प्लस 2y प्लस लैम्डा। ये इसकी लंब रेखा हो जाएगी। लैम्डा का मान निकालने के लिए इस बिंदु से गुजार दो। x का मान -1, y का मान 1/2 प्लस लैम्डा, लैम्डा का मान 1/2। x प्लस 2y प्लस 1/2 बराबर 0। अब दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो, वो आंसर हो जाएगा।
दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो, है ना, वो आंसर हो जाएगा। भाई कायदा तो ये था, तरीका तो ये था इसका, लेकिन वही ऑप्शन बनाने ने कमी छोड़ दी तो फायदा उठा लिया। इसकी नाभियां बताइए। ये सेम ही आ गया है वापस, है ना, ये सेम आ गया, रिपीट हो गया ये बढ़िया सवाल है, ध्यान से करिएगा, देखिए ध्यान से करिएगा, इस सवाल को ध्यान से करिएगा, जनहित में जारी, ध्यान से करिएगा इसको, जल्दबाजी मत करिएगा भाई, जल्दबाजी मत करिएगा। ये मस्त सवाल है ना, शानदार सवाल है, इसे जानबूझ के चैलेंज किया दिमाग को, बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत गजब सवाल है। अब ध्यान से देखो इसमें क्या कहा है, इसे गौर करना मत भूलो। ये देखो, इसने कहा है कि बी बड़ा है, बी बड़ा है, बड़ा ए नहीं है, बड़ा बी है, तो बी बड़ा है तो ये दिग्वर्त है, दिग्वर्त में जिधर बड़ा होता है उधर ही अति प्रबल ये दिग्वर्त उधर ही बनता है, तो वाई की ओर बड़ा है तो ये वाई की ओर बनेगा, तो नाभियां भी वाई पर होगी, नाभियां भी वाई पर होगी, वाई पर होगी यानी एक्स का मान 0 होगा, एक्स का मान 0 होगा, तो ये गलत, ये गलत। पहली बात तो ये समझो, देखो दिया हुआ है बी बड़ा है, अब आप कहोगे हम ए तो बड़ा होता है, भैया ए बड़ा होता है, हम लेके चलते हैं कि ए बड़ा है बी छोटा है, लेकिन अब सवाल वाला खुद कह रहा है कि मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो बी को बड़ा मानूंगा, तो भाई मानेगा तो मानेगा अगला, हमें ठीक करना पड़ेगा, अब हमें ठीक करना पड़ेगा, चेंज कर सकते हैं ना, कोई जरूर थोड़ी ए को ही बड़ा माना जाए, ये तो हमारी होता है कि ए को हमेशा हम बड़ा लेते हैं, बी को छोटा लेते हैं, क्योंकि हमारे फॉर्मूले उसी से हमने बनाए हुए हैं। यहाँ क्वेश्चन ने कह दिया कि नहीं भैया मैं तो बी को बड़ा लूंगा, ठीक है भैया बी को बड़ा ले लो, हम तुम्हारे बी को ही ए समझेंगे, तुम बी को बड़ा कह रहे हो, हम ए को बड़ा कहते हैं, तो बी ही आज से तुम्हारा बी ही हमारा ए होगा, तो जिधर बड़ा होता है दिग्वर्त उधर होता है, तो वाई के नीचे बड़ा है मतलब दिग्वर्त वाई की ओर होगा, जिधर बड़ा होता है उधर ही नाभियां होती है, एक ये खत्म हो गया। दूसरा, नाभियां होती है 0 प्लस माइनस ए, रुको रुको रुको, प्लस माइनस ए, लेकिन यहां पर ए कौन है, ए नहीं है, जो बड़ा है वो ए होता है, हमारे ए का गुण क्या होता है, जो बड़ा होता है वो ए होता है, यहां तो बड़ा बी है, तो इसलिए बी आएगा। यस, ये सवाल ने इसलिए मैं हमेशा कहता हूं ये परवलय दिग्वर्त वाले सवाल है ना, इन सवालों को कोई बहुत लंबा चौड़ा सवाल नहीं बनाना होता, उसको पता है, ये बेसिक ए बी जो है ना, ये ए बी यही अपने आप में परेशान कर देते हैं, ये ए बी जो है ना यही अपने आप में परेशान कर देते हैं, हम ए बी को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ती कोई बहुत बड़ा सवाल देने की, ठीक है। चलो कोई ना, बढ़िया, आपने सीख लिया, आप आगे के लिए बच गए। अब इस सवाल के बारे में बता दो कि इसको कैसे करोगे। दो व्रत है, एक दूसरे को व्रत, ये व्रत की परिधि को, यानी पहले वाला व्रत दूसरे वाले व्रत की परिधि को समद्विभाजित करता है, मतलब आधा आधा काटता है, व्रत को आधा आधा काट देता है, परिधि को बाइसेक्ट करता है, आधा आधा काट देता है, तो बताओ ए का मान कितना है, ए का मान कितना है, ए का मान कितना है। हाँ अरे वाह, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, सेंटर कॉमन नहीं है, सेंटर कॉमन नहीं है, सेंटर कैसे कॉमन होगा, ये जो पहला व्रत है ये दूसरे व्रत की परिधि को आधा आधा बांटता है, ये मान लीजिए दूसरा सर्कल है,
और जो पहला सर्कल है फर्स्ट वाला, वो इस सर्कल को आधा आधा बांट देता है। ये लो आधा है, तो दूसरा सर्कल यहीं से जा रहा है, ये आधा आधा इसको बांट के जा रहा है, ये इसको आधा आधा करके जा रहा है। अब गौर करो कौन रहेगा, कौन है वो? इनकी उभयनिष्ठ जीवा, इन दोनों की उभयनिष्ठ जीवा इस दूसरे वाले व्हाइट वाले के केंद्र से जाएगी, क्योंकि व्हाइट वाला ही तो आधा आधा बंटा है, व्हाइट वाला आधा आधा बंटा है, तो जहां से उभयनिष्ठ जीवा निकालोगे तो उभयनिष्ठ जीवा केंद्र से होते हुए जाएगी। तो ये जो S1 माइनस S2 है, उभयनिष्ठ जीवा S1 माइनस S2 सेकेंड वाले सर्कल के सेंटर से जाएगी, जो आपके उभयनिष्ठ जीवा है, क्योंकि दो वृत्त जब काटते हैं तो उनके बीच में उभयनिष्ठ जीवा बनते हैं। ये जो उभयनिष्ठ जीवा है ये कटान बिंदु से जाती है, और वो कह रहा है ये वृत्त को समद्विभाजित कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये दो बिंदु व्यास के बिंदु हुए, यानी उभयनिष्ठ जीवा कौन हुई? व्यास किसकी? सेकंड वाले वृत्त की। जो वृत्त को आधा बांटता है वो व्यास ही तो होता है, वैसे ही उभयनिष्ठ जीवा है, लेकिन दूसरे वाले वृत्त व्हाइट वाले वृत्त के लिए ये व्यास है, तो उभयनिष्ठ जीवा व्यास है, व्यास के ऊपर केंद्र होता है। बस दोनों को घटा के पहले उभयनिष्ठ जीवा निकाल लेते हैं, फिर दूसरे वाले वृत्त के व्यास से गुजार देंगे। तो S1 माइनस S2 करने पर दोनों का एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर कट गया, और ये हो गया 2x। मैं घटा रहा हूं तो मुझे ध्यान रखना है, माइनस 6y माइनस ये आ गया। अब इस दूसरे वाले वृत्त का केंद्र कहां पे होगा? g का मान -1, f का मान 3, केंद्र है इसका -g और -f, 1 -3, ये केंद्र से गुजरेगा, x की जगह 1, y की जगह -3, मेरा आ रहा है 20। और देखो मैंने क्या कैलकुलेशन वाली गलती की है। अब मैंने क्या गलती की है इसमें, x का मान 1 रखा, y का मान 3 रखा, 6 × 18 हुआ। बीस ही आएगा ना? कोई कह रहे 16 आएगा। चलो मैं एक बार ट्राई करता हूँ दोबारा से, दोनों को घटाऊंगा तो एक्स स्क्वायर कट गया, वाई, कोई घटाने में कोई गलती तो नहीं की ना? प्लस का 2x माइनस का 6y माइनस का a, 4 से 4 कट गया, यही आया। केंद्र हो जाएगा g माइनस का 1, और f का मान 3, सही है यार? सही आ रहा है, 20 ही आएगा, और कोई तो दिख नहीं रहा। बस चलिए इसी के साथ क्लास को विराम देते हैं, और प्रैक्टिस हमारी होगी। अब आप 2D ज्योमेट्री का टेस्ट अपलोड हो गया होगा, आप समय निकाल के 2D ज्योमेट्री का टेस्ट दे देना, 20 सवाल आपको और अच्छे सवाल वहां देखने को मिल जाएंगे। -4 वो रहा और -4 ये रहा, इससे कट जाएगा ना, ये भी तो है, देखो 4 4 कट जाएगा, या तो यहाँ 0 होना चाहिए था, या तो कोई टाइपिंग की मिस्टेक रही हुई है, 4 से 4 कट जाएगा, है ना? ठीक है, अब आप लोग टेस्ट दे दीजिएगा।
यहाँ से और सवाल हो गए, टेस्ट दे दोगे तो और 20 सवाल अच्छे मिल जाएंगे। बाकी पीवाईक्यू निकालिए, संस्कृत एक्सप्रेस देखिए, ट्रेंडिंग क्वेश्चंस देखिए, इन सबको करेंगे तो 2D ज्योमेट्री कहीं नहीं बचेगा। और वैसे तो ये जो मैंने छांट के सवाल कराए हैं, इसमें लगभग सारी वैरायटी अच्छी खासी कवर हो गई है। बाकी आप टेस्ट में कवर हो जाएगी, कुछ अगर बचा हुआ इधर उधर का है तो वहाँ कवर हो जाएगा। तो बचना तो नहीं है। अब इन सवालों को निकाल निकाल के बस इतनी बार निकाल लो कि दिमाग में छप जाए, पेपर में आए तो आपको भ्रमित ना करे और गलतियां ना करवाए। ठीक है, ओके, मिलते हैं आप लोगों से।